नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, लगातार आपकी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले 3-4 दिन से क्या हुआ था भाई, हम थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो इस कारण से हम कक्षाएं नहीं ले पाए। तो आज हमारा प्रयत्न रहेगा कि आज से हम कंटिन्यू ऐसे ही कक्षाएं हमारी जारी रखेंगे। लगभग मैंने आपको हरियाणा जी के करवा दी, ईवीएस करवा दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, फर्स्ट एड, इंश्योरेंस, लगभग सारे सारे सिलेबस मैं करवा चुका हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने आपको हिस्ट्री का भी पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको करवाऊंगा ज्योग्राफी के बारे में। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत के नामकरण एवं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में रहेगा। और मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं एक एक पर्सन यहाँ से जो एग्जाम में आ सकता है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत में मैं आप सभी को बता देता हूं भाई, हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है, नोट कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो उसका नाम क्या है बेटा, फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। क्या नाम है भाई टेलीग्राम? फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो अभी इसी टेलीग्राम को जाकर अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। सर्च मारोगे तो आ जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इसके अतिरिक्त भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। जिस भी साथी को व्हाट्सएप से कोई जानकारी साझा करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 95 181 98 050। समझ में आ गया भाई? इसके अलावा जिस भी साथी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वो हमारे इस व्हाट्सएप से जानकारी साझा कर सकता है। या फिर जिसको एमपीएसडब्ल्यू मेल के एग्जाम के लिए, जैसे हाल ही में ये बात चल रही है कि एमपीएसडब्ल्यू मेल का एग्जाम या फिर भर्तियां आएंगी, तो एमपीएसडब्ल्यू मेल के लिए प्रयास कर रही हैं, एक अच्छी टीम से डिस्कशन किया है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे सर, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। अगर अच्छे बच्चे हो जाते हैं तो जो भी साथी एमपीएसडब्ल्यू मेल के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है भाई। चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा भारत के नामकरण का। जिस प्रकार से हमने हरियाणा के नामकरण के बारे में पढ़ा था, प्रयत्न रहेगा वैसे ही हम भारत के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो भारत के नाम है वो विभिन्न हमें अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। जैसे मेलुहा, जैसे मेसोपेटिया जो एक प्रकार से कह सकते सभ्यता थी, तो उस दौरान ये वर्ड प्रयोग होता था। जम्बूदीप, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका नाम हम ये जम्बूदीप हमें देखने को मिलता है। भारत एवं भारतवर्ष, तो जो हाथी गुफा अभिलेख है खारवेल का, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है। आर्यवर्त आपको पता ही है, वैदिक काल के समय जो ये पूरा टुकड़ा था जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था उसको आर्यवर्त ही कहा जाता था। आर्यनाडु, अजनाभवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि, ये सभी नाम किसके हैं भाई? ये सारे के सारे नाम भारत के हैं। तो यहां से प्रश्न आ सकता है, ज्यादातर जो पूछा जाता है प्रश्न, एक तो जम्बूदीप वाला पूछा जाता है, ठीक है भाई। एक पूछते हैं भारतवर्ष वाला जो अभिलेख का मैंने जिक्र किया उसका, एक पूछते हैं आर्यवर्त का, और एक फैक्ट पूछा जाता है हिंदुस्तान या हिंद वाला। ये वाले फैक्ट बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नोट कर लेना भाई, यहां से जो जो प्रश्न बनेगा वो अभी मैं आपको स्लाइड दर स्लाइड बताता रहूंगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई? चलो आगे देखेंगे। देखो भारत, अब भारत क्यों कहा गया, इसके पीछे का एक लॉजिक हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे देश का नाम ऋग्वैदिक जन भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमें भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। भारतवर्ष शब्द के प्रयोग का अभिलेखीय साक्ष्य, यानी कि जो प्रथम अभिलेख के अंदर साक्ष्य है, वो कलिंग नरेश खारवाल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में प्राकृत भाषा में भरतवर्ष यानी कि भारतवर्ष का प्रयोग किया गया है। मेलुहा नाम का जो प्राचीन नाम है भाई ये, ठीक है, लेकिन यह एक विदेशी अभिधान है। प्राचीन सुमेर और मेसोपेटिया के लोग इस नाम का प्रयोग हमारे इस विशाल भूभाग के लिए करते थे। तो इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो लगभग मैंने आपको सारी चीजें कवर करवा दी भाई, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सैप्त संधो प्रदेश। तो जो ये क्षेत्र था इसको सैप्त संधो प्रदेश भी कहा गया है, तो उस बारे में भी जरूर देखिएगा। देखो, सप्त ऋग्वैदिक संस्कृति का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में 7 नदियों से घिरा सिंधु नदी घाटी थी। ऋग्वेद में 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र की सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्यों में भी सप्त सिंधु अनुरूप 7 भारत प्रदेशों यानी सप्त भारतों का भी विवरण प्राप्त होता है।
हिंदुस्तान ईरान के लोगों के द्वारा सै को है बोलते थे, सिंधु के पूर्व क्षेत्र को ये मान सकते हैं, यानी कि ठीक है सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला। समझ में आया, तो हिंदुस्तान बन गया। जम्बूद्वीप प्राचीन ग्रंथों और बौद्ध काल में भारत को कहा गया है भाई ये। इंडिया इंडियाई यूनानी से इंडिया बना, रोमवासी सिंधु के पूर्व को इंडिया कहते थे। या फिर हम कह सकते हैं जो इंडिका पुस्तक है ना, उसका भी लिंक बहुत सारे विद्वान जोड़ते हैं, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां तक सारी चीजें स्पष्ट हो गई भाई। तो ये नामकरण को लेकर चीजें थी। अब मैं भारत की जो ग्लोब के अनुसार स्थिति है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, एक एक सिंगल पॉइंट आपका कवर होना चाहिए भाई। तो यहां पर आप देखेंगे ग्लोब के अनुसार स्थिति। तो ये आपको जो नजर आ रहा ना ये वाला, ये क्या है बेटा, ये है ग्लोब। अभी मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। ये क्या है, ये है ग्लोब। क्या है बेटा, ये है ग्लोब। अब इस ग्लोब के अंदर अगर भारत की स्थिति की हम बात करें तो बिल्कुल बीच से क्या जाती है, हम मानते कि भाई बिल्कुल बीच में क्या होगी, ग्लोब के बीच में भूमध्य रेखा, जो बिल्कुल दो भागों में डिवाइड कर रही है। उससे जो थोड़ा ऊपर है 23.5 डिग्री, इसको क्या माना गया है, कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा है वो भारत के देखो बिल्कुल बीच से गुजर रही है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो वाला फैक्ट भी मैं बताऊंगा। अब आपसे देखो एक प्रश्न जो सिंपल हा पूछा जाएगा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछेंगे भारत की ग्लोब के अनुसार स्थिति क्या है, तो बेटा ये क्या है, ग्लोब। अब ग्लोब में ये है भूमध्य रेखा, तो ऊपर की तरफ जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर। तो ये वाला क्या हो गया, उत्तर। अब देखो यहां पर पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला क्या हो गया, पूर्वी। तो इन दोनों के बीच में क्या स्थित है, तो ये क्या है बेटा, ये है भारत। तो भारत की ग्लोब के अनुसार स्थिति अगर पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी। तो यहां पर देखो ये है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और ये है ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व। तो भारत की जो स्थिति क्या हो गई, यहां पर देखो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लोब के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो बेटा आप सीधा देखो क्या है ग्लोब के अनुसार बेटा, तो हो गई उत्तरी पूर्वी। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो बेटा भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। ये भूमध्य रेखा भाई, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा। तो उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो भारत। आपसे पूछ ले कि भारत की स्थिति भूमध्य रेखा की किस दिशा में है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। तो ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब यहां पर मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं भाई। जो ये कर्क रेखा बिल्कुल बीच से गुजर रही है भाई, इससे जो ऊपर का क्षेत्र है, ऊपर के तरफ वाला, ये तो होता है उपोष्ण कटिबंध। और जो नीचे वाला क्षेत्र होता है ये क्या होता है, उष्ण कटिबंध। ठीक है भाई। तो भारत की स्थिति फिर क्या हो गई, कटिबंध के हिसाब से भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी जो ऊपर वाला हिस्सा बेटा, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, उपोष्ण, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, उष्ण। तो फिर भारत की स्थिति क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उसके बाद भारत पृथ्वी के 2.4% क्षेत्र को घेरे हुए है। तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के बारे में अभी आपको बताएंगे कि लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक चीज करवाऊंगा भाई। यहां तक चीजें क्लियर। भारत पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, यानी कि ये जो हिस्सा है टोटल, ये पूरी पृथ्वी है, तो इसका सिर्फ 2.4% ही क्षेत्रफल के आधार पर भारत ने घेर रखा है। उसके बाद देखेंगे भारत का जो आकार है वो कैसा है, चतुष्कोणीय। तो ये परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि भारत का आकार कैसा है, तो बेटा भारत का आकार है चतुष्कोणीय। यहां तक सारी चीजें स्पष्ट भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इस क्लास की जो पीडीएफ है या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो यहां तक सारी चीजें आई थिंक स्पष्ट हो चुकी है हमारी। जो जो प्रश्न मैंने यहाँ पर करवाए हैं, ठीक है, नामकरण का हो गया, कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं, ठीक है भाई, भारत का आकार कैसा है, भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है, या फिर किस गोलार्ध में स्थित है, या फिर किस कटिबंध में स्थित है, तो सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को लगभग कवर करवा दिए। अगले जो पॉइंट में हम देखेंगे, अब हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में देखने जा रहे हैं भाई।
तो यहां पर आपको चीजें स्पष्ट नजर आ रही होगी भाई। थोड़ा है मैं इसको अच्छे से कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीजें, ठीक है, सही से दिखाई दे जाए। एक सेकंड का समय दीजिएगा भाई, ठीक है। चीजों को बिल्कुल क्लियर कट करने के लिए चीजें की जा रही हैं, ताकि हमारा कोई भी बिंदु गलत ना हो। अब देखो भाई, एक एक बिंदु आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा में बहुत बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको हर एक चीज नजर आएगी भाई। देखो, ग्लोब पर भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? दक्षिणी विस्तार के रूप में भाई, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद भारत हो गया भाई, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है भाई, दूसरा क्या हो गया? पाकिस्तान। तो एक ये रहा पाकिस्तान भाई। उसके बाद में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कहां पर है बेटा? बांग्लादेश है यहां पर भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेपाल, तो नेपाल कहां पर हो गया? ये हो गया नेपाल। उसके बाद क्या है बेटा? भूटान, तो भूटान कहां पर है? भूटान है यहां पर भाई। उसके बाद क्या है? मालदीव और श्रीलंका, तो यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर हमारा श्रीलंका है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्या हो गया? हमारा मालदीव भाई। तो कुल कितने देश हो गए भाई? आपसे पूछ लें भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। कौन कौन से 7 देश हैं? तो आपको पता चलना चाहिए भाई। यहां पर क्या है? पाकिस्तान, तो यहां पे लिख दिया पाक। यहां पे क्या है? नेपाल। यहां पे क्या है? भूटान। यहां पे क्या है? बांग्लादेश, तो BAN लिख दिया, ठीक है। यहां पे क्या है? श्रीलंका, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है? मालदीव, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। और ये एक हो गया भारत। तो ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 7 देश है। जब हम क्या बात करें भाई, भारत क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से, नोट कर लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा देश है। यहां पर विश्व की बात नहीं हो रही, एशिया की बात हो रही है। तो एशिया महाद्वीप में भारत क्या है? जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा देश है, ठीक है भाई। आपसे पूछ सकते हैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर या फिर क्षेत्रफल के आधार पर, तो कौन सा बेटा? भारत है। यहां तक चीजें स्पष्ट भाई, समझ में आ गया? हर एक बिंदु को कवर करने का प्रयास किया भाई। उसके बाद इसके अंतर्गत उत्तर में हिमालय, तो यहां पर देखिए उत्तर क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है, तो ये उत्तर है भाई। तो उत्तर में क्या है बेटा? उत्तर में है हिमालय। उत्तर में क्या हो गया भाई? उत्तर में हो गया हिमालय। तो ये वाला फैक्ट भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, तो ये क्या है? ये पश्चिमी होगा भाई, ठीक है। और ये क्या है? उत्तर। तो इनके जो बीच में यहां पर क्या है? यहां पर है हिंद कुश पर्वत या हिंदू कुश पर्वत, ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां, तो उत्तर और पूर्व में क्या हो जाएगा? देखो, ये उत्तर है और यहां पर पूर्व पड़ेगा, तो यहां पर क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। उसके बाद देखेंगे ये पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है भाई। किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय होने के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो आपसे पूछ ले कि भारत में जो पूर्व में क्या है, तो पूर्व में क्या हो गया भाई? बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या है? पूर्व, तो पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी भाई। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम क्या है? इस तरफ है, तो यहां पर क्या है? अरब सागर भाई। उसके बाद आपसे पूछे दक्षिण में हिंद महासागर, तो दक्षिण किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या है? देखो यहां पर है हिंद महासागर भाई, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये क्या हो गया भाई? सॉरी पश्चिम, और ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकिएगा भाई, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। समझ में आया भाई? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कौन सा
देश कहां पर है, कौन सी पहाड़ी कहां पर है, क्या क्या चीजें हैं। यहां पर है हिंद महासागर, लिख देता हूं। ठीक है भाई, स्पष्ट हो गई सारी बातें। आगे बढ़े। अब सीधा यहां से कोई पर्सन आ जाए तो गलत नहीं करोगे ना, आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान की स्थिति भारत के किस दिशा में है, श्रीलंका भारत की किस दिशा में है भारत से, ठीक है, नेपाल किस तरफ पड़ता है, तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट होनी चाहिए भाई। या फिर पूछ ले आपसे अरब सागर किस दिशा में पड़ता है, तो एक एक चीज यहां पर आपको स्पष्ट कर दी गई है। आगे देखिएगा भाई, अक्षांश रेखाओं से मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय है। दक्षिणी हिस्सा कौन सा होगा भारत का, नीचे वाला, तो ये वाला हिस्सा क्या है, उष्ण कटिबंधीय है भाई। और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय, तो ऊपरी क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय, बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये यहां पर स्पष्ट होता है कटिबंध वाला। उसके बाद में देखो भाई, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, देशांतर। ठीक है भाई, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने यहां पर स्पष्ट कर दी भाई, अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है भाई, अक्षांश क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो इक्वेटर क्या हो गई, बीच वाली, इसके जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती है, अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं, देशांतर। ठीक है भाई, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है, गोर बोला जाता है। ठीक है भाई, क्या बोला जाता है, गोर बोला जाता है। तो यहां तक चीजें क्लियर, स्पष्ट आ गई सारी बातें। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 सबसे बड़े देश हम देखेंगे भाई। तो सबसे पहले क्या है भाई, रूस। तो रूस का जो क्षेत्रफल है वो यहां पर दिया गया है। फिर कनाडा है, कनाडा का क्षेत्रफल दिया गया है। तो पहले पर रूस से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे विश्व का 2.4% भाग घेरे हुए है। यानी कि पूछ ले कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं, 2.4%। चीजें स्पष्ट भाई, एक एक बिंदु मैंने आप लोगों को यहां पर स्पष्ट किया है। ठीक है, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। ये पढ़ने की चीजें वैसे भाई। अब देखेंगे जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े देश भाई। अब जनसंख्या के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान में सबसे ज्यादा जा चुकी है। वर्तमान की बात कर रहा हूं, अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से चलोगे तो भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है भाई, वर्तमान में बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी आया था, भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है भाई, वो सबसे ऊपर जा चुकी है। और जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है भारत की, विश्व की जनसंख्या का 17.7%। चीन की जो जनसंख्या है वो 17.72% है, यानी चीन दूसरे नंबर पर है वर्तमान में, और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। ठीक है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो 1,21,01,93,422 थी। ठीक है, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश था। नोट कर लेना, वर्तमान के हिसाब से भारत सबसे बड़ा है, लेकिन जनगणना के हिसाब से अगर 2011 के हिसाब से देखें तो भारत दूसरे नंबर पर था जनसंख्या में। और विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही होगी भाई, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि चीजें स्पष्ट आप लोगों को हो। यहां तक सारी चीजें आपके बिल्कुल एक एक चीज समझ में आई होगी भाई। अब थोड़ा और प्रयास करते हैं इन चीजों को समझने का भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं परसेंटेज वाइज, एक मिनट रुकिएगा।
ये देखिएगा भाई, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत का मानक समय है, ठीक है, उसको हम क्या मान सकते हैं, किस पे माना गया, कितने डिग्री के ऊपर? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय माना गया है, इससे माना गया है। अब आपसे पूछे कि भारत की जलीय या फिर तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो अगर भारत की जलीय या तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो कितनी है बेटा? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक। अगर आपसे पूछ ले कि जो पाकिस्तान है, ठीक है भाई, पाकिस्तान से कितनी मतलब भारत की जो सीमाएं हैं वो टच करती हैं, तो कितने किलोमीटर की मानते हैं हम यहाँ पर? 3323 किलोमीटर। यहां पर चीन से पूछ लिया जाए तो 3488 भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या माना गया है, तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल को माना गया है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर है, ठीक है भाई। अब हम किस में मानेंगे? पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में है। वैसे दोनों के दोनों को अब क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो भारत में वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए कितने राज्य हैं, वर्तमान में राज्य, स्टेट पूछ लिया जाए भारत के अंदर, तो कितने हैं भाई? स्टेट की संख्या है 28। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी यूटी है, तो यूटी की संख्या कितनी है भारत में? 8। ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे भाई, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गोर मोती या फिर गोहर मोती गुजरात में है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु माना गया है, ठीक है भाई। आपसे पूछ ले कि यहां पर और भी बहुत सारी चीजें, ध्यान से देखिएगा, भारत की जलीय एवं तटीय सीमा द्वीप सहित कितनी हो जाएगी भाई? अगर सिंपल पूछी जाए तो 6100, और किसके आधार पर पूछी जाए? जलीय तटीय सीमा द्वीप सहित, तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य स्थित हैं। सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। उसके बाद न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की कुल सीमा अगर पूछ लिया जाए, इसकी जो लेंथ अगर पूछ लिया जाए सारी जोड़कर, तो कितनी होती है? 22,716.6 किलोमीटर, जलीय और स्थलीय दोनों जोड़ दी जाए तो, ठीक है भाई। भारत के साथ 7 देशों, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। भारत का सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ क्या करता है? स्थलीय सीमा बनाता, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी भाई। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर केप कैमोरियन। और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा पूछ ली जाए तो 12 नॉटिकल मील है। कितनी है बेटा? 12 नॉटिकल मील क्या है भारत की समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। बाकी भारत के मानक समय से रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अब देखो, ये तो थी चीजें समझाने के लिए भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक एक चीजें बिल्कुल स्पष्ट करूंगा ताकि आप चाहकर भी गलती ना कर पाए। ये तो क्या थी बेटा? समझाने के लिए चीजें थी भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीजें बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा। अब हम इसको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेट कितने हैं भाई, तो स्टेट है 28। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूटी कितनी है भारत में, तो 8। ये चीजें स्पष्ट हैं भाई, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको अच्छे से आप कवर कर पाओगे। अब पूछ ले भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 3214। और पश्चिम से पूर्व की तरफ 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं भारत की मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती, बिल्कुल इसके समीप से, और ये कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो ये 5 राज्यों से गुजरती हैं। एक एक चीज स्पष्ट करेंगे कौन सी कहां से गुजरती है। यहां पर देखिएगा भाई, पहला पॉइंट, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई। अब हम देखेंगे भाई जो भारत की
पूर्व से मतलब पश्चिम से पूर्व कितनी लेंथ है, ये क्या है बेटा पश्चिम, ये क्या है पूर्व। तो यहां पर देखो भाई पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो कितनी हुई 2933 किलोमीटर, कितनी है भाई 2933 किलोमीटर। अब आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है उत्तर और ये क्या है दक्षिण, तो आपसे पूछेंगे भाई ये वाली लाइन कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई भाई 3214 किलोमीटर। 2% तो ये बन गए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आपसे पूछें पश्चिम से पूर्व की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो दोनों चीजें आपकी स्पष्ट हो गई। अब उसके बाद देखिएगा भाई, देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो ये कौन सा हिस्सा बेटा, ये है पूर्व, तो पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है अरब सागर, ये कौन सा हिस्सा है पश्चिम, तो यहां पर क्या है अरब सागर। दक्षिण में क्या है हिंद महासागर, तो नीचे क्या है दक्षिण, तो यहां क्या हो गया हिंद महासागर। उसके बाद देखिए भाई यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो किस में स्थित हो गया भाई उत्तरी गोलार्ध में, वैसे उत्तरी पूर्वी में है ग्लोब के हिसाब से तो, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में हम इसको मान सकते हैं। देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर इक्वेटर के उत्तर में, ठीक है भाई। तो ये क्या है देखो, ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट और ये क्या हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये क्या माना गया है, ये अक्षांशीय विस्तार माना गया। कितना अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से कितना 37 डिग्री 6 मिनट, किसका भारत का, ठीक है भाई। किसके उत्तर में है भूमध्य रेखा के उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में। और देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार है। तो ये क्या है देखो 68 डिग्री 7 मिनट और ये क्या हो गया भाई 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये क्या हो गया देशांतरीय विस्तार। तो आपसे पूछ सकते हैं अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं जो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। समझ में आ गया भाई। अब हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पश्चिमी बिंदु के बारे में, सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में, सबसे उत्तरी बिंदु के बारे में, सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में। क्योंकि जो मैप मैंने आपको बताया था उसको बहुत खोलकर अच्छे से बताएंगे भाई, यहां तक चीजें स्पष्ट। उसके बाद देखेंगे भाई, देखो उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल कहां पर है लद्दाख में, तो ये क्या है बेटा सबसे उत्तर, तो यहां पर क्या है इंदिराकोल है, ये वाला हिस्सा क्या है इंदिराकोल, इसको हम क्या बोलेंगे इंदिराकोल। तो ये क्या माना गया है सबसे उत्तरतम बिंदु माना गया है। और कहां पर है ये बेटा, वर्तमान में ये लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था लेकिन अब लद्दाख में है। उसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भाई, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां पर पड़ेगा लगभग इंदिरा पॉइंट, क्या हो जाएगा भाई इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्य भूमि से तो तमिलनाडु का केप कमोरियन, ठीक है भाई। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या होगा गौर माता, तो यहां पर क्या है देखो गौर माता, ये क्या है पश्चिमी बिंदु और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर आप देखते जाओ एक एक चीज क्लियर है, इंदिरा कोल लद्दाख में, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में, और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, क्या है भाई किबुथु कहां है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है भाई उत्तरी अक्षांश। तो ये चीजें एक एक दे रखी हैं आपके सामने, कैप कमोरियन। तो ये सारे क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे हो गए उत्तरतम दक्षिणतम पूर्वतम पश्चिमतम, सारे जो बिंदु हैं वो आपके क्लियर। ये देखो भाई यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, स्पष्ट है भाई एक एक चीज। उत्तरतम बिंदु ये क्या है, इसकी जगह हम गौर माता भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गौर माता, ठीक है भाई सर क्रिक या फिर गौर माता। और किबुथु या वालंगू ये क्या हो गया
सबसे पूर्वी बिंदु, ये क्या हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया इंदिरा पॉइंट भाई। ठीक है, देखो अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट भाई। ठीक है, आपसे पूछ लें द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार कितना है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना हो गया भाई, देशांतरीय विस्तार है देखो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। स्पष्ट हो गई भाई सारी चीजें। उसके बाद उत्तरतम बिंदु इंदिरा को लद्दाख में, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी कैप कोमोरियन, पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गोरमाता गुजरात में। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है टोटल 15,200 किलोमीटर। वैसे 15,106 किलोमीटर बनती है, वो मैं आगे आपको एक एक देश के साथ जो स्थलीय सीमा बनती है वो सारी बताऊंगा और उसका जोड़ करके देखेंगे। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित कितनी हो गई 7516.6। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगी भारत की कुल सीमा की लंबाई। ठीक है, जलीय और स्थलीय दोनों को जोड़ देंगे तो फिर टोटल हो जाएगा, और इन दोनों का टोटल लगभग कितना बनेगा 22,600 समथिंग बनेगा भाई, 700 समथिंग। तो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया भाई। तो इन दोनों का क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे जब टोटल पूछा हो तो। ठीक है, अब देखो यहां पर सारी चीजें स्पष्ट हैं भाई, ये एक एक बिंदु दिया गया है, टोटली सारे पॉइंट आप लोगों के सामने है। ठीक है भाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, सारे के सारे बिंदु यहां पर क्लियर किए गए हैं। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि आपको फिर पीडीएफ में बहुत साफ सुथरी चीजें मिलेंगी। ठीक है, हो गया भाई यहां तक सभी का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखिएगा भाई, भारत के 7 सीमावर्ती देश है, यानी भारत की जो सीमाएं हैं 7 देशों से लगती हैं, लेकिन वैसे भारत के 9 पड़ोसी देश माने गए हैं। 7 से तो सीमाएं लगती हैं, और एक श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, ये दोनों क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं भाई। ठीक है, तो जो सातों से सीमाएं लगती हैं वो देखते हैं भाई। किस किस से सीमाएं लगती हैं, देखो पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान कहाँ है, ये है पाक। तो कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान से भाई, पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद। ठीक है, तो इससे लगती है 3323 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कहाँ है, ये इसकी राजधानी क्या है काबुल। तो इससे कितनी सीमा लगती है भाई 106 किलोमीटर। उसके बाद है चीन भाई, तो चीन कहां पर है बेटा, तो चीन है ये वाला भाई। तो ये पूरा हिस्सा चीन वाला, तो इसकी जो राजधानी क्या है बीजिंग भाई। तो इससे कितनी सीमा लगती है 3488। उसके बाद क्या है नेपाल, तो ये वाला हिस्सा जो हो गया ये क्या है नेपाल भाई। ठीक है, तो नेपाल से कितनी सीमा लगती है, इसकी राजधानी काठमांडू, तो नेपाल से लगती है 1751। कितनी लगती है बेटा 1751 किलोमीटर भाई। उसके बाद है भूटान, तो भूटान कहां पर है, ये वाला है भूटान भाई। ठीक है, तो भूटान की राजधानी क्या है थिम्पू। इससे कितनी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। उसके बाद क्या है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कहां है, बांग्लादेश रहा ये भाई। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और इससे कितनी लगती है 4096, यानी कि सबसे ज्यादा किससे लगती है भाई बांग्लादेश से। उसके बाद क्या है म्यांमार, तो म्यांमार कहां पर है, ये क्या है म्यांमार, तो इसकी जो राजधानी है त्रेपेदा। तो इससे कितनी लगती है 1643 किलोमीटर। अब आपसे पूछ लिया जाए भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से जिनसे सीमाएं टच होती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बताओ किसके साथ लगेगी भाई, तो सबसे ज्यादा लगेगी भाई बांग्लादेश के साथ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे ज्यादा,
तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगेगी भाई? तो सबसे ज्यादा लगेगी बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगेगी भाई? तो सबसे कम लगेगी अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। यहां से प्रश्न आते हैं भाई सीधे। अब आप ये भी देख लो ये किस दिशा में है, सारी चीजें आप लोगों के सामने स्पष्ट है। ये क्या होता है? उत्तर होता है। ये क्या होता है? पूर्व होता है। ये क्या होता है? पश्चिम होता है। और ये क्या होता है बेटा? दक्षिण होता है। तो अब आप सभी देशों को ये भी जायजा लगा पाओगे कि ये देश किस दिशा में है। समझ में आ गया भाई? चीजें क्लियर? आगे बढ़े। देखो टोटल 7 सीमावर्ती देश है, लेकिन पड़ोसी देश 9 हो गए। श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश है। समझ में आ गया? स्थलीय सीमा पता चल गया। अब इन सभी का जोड़ कर लो भाई, इन सभी का जोड़ कर लो। इन सभी का जोड़ देखो कितना आता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। इन सभी का जोड़, चलो अभी जोड़ लेते हैं भाई, गलती ना हो, फटाफट से टाइम भी बच जाए। तो अभी देख लेते हैं एक बार। देखिएगा भाई, 3300 साथ के साथ करें, 3323 प्लस 106 प्लस 3488 प्लस 1751 प्लस 699 प्लस 4096 प्लस 1643। टोटल बन गया 15106। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी दी गई है? इन सभी का टोटल कितना बनता है? 15106। ठीक है भाई। और ये किसके इक्विवेलेंट माना गया है? लगभग 1500 200 किलोमीटर, यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई। तो इन सभी का जोड़ क्या होगा? ये तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गई भाई। सारी की सारी जो मैंने आपको बताई थी ना कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये हो गई। नेक्स्ट भाई, जो बांग्लादेश है वो कितने राज्यों से टच करता है? यहां पर ध्यान से देखिएगा। और कितने केंद्र शासित से प्रदेश से टच करता है? बांग्लादेश टच करता है पश्चिम बंगाल को, असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को और मिजोरम को। तो आपसे पूछा जा सकता है बांग्लादेश कितने राज्यों को टच करता है? 5। चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर हम देखेंगे लद्दाख क्या है? लद्दाख है यूटी। अब एट प्रेजेंट लद्दाख क्या है? यूटी। और ये बचे हुए क्या है? सारे के सारे स्टेट। तो एक यूटी से टच करता है और 4 राज्यों से टच करता है एट प्रेजेंट। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान किससे टच करता है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। तो ये दोनों क्या है बेटा? पंजाब और जम्मू और कश्मीर क्या है अभी? ये दोनों यूटी हैं। ठीक है, दोनों क्या है? यूटी। तो 2 यूटी से टच करता है और 3 राज्यों से टच करता है। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो कितने राज्यों से टच करता है? 1 2 3 4 5। उसके बाद म्यांमार किससे टच करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, यानी 4 राज्यों से। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से। और अफगानिस्तान किससे टच करता है? लद्दाख यूटी से। तो ये सब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है बेटा? ये यूटी है, ये नोट कर लेना भाई। ये क्या है? यूटी। ठीक है, ये क्या है? यूटी। समझ में आ गया भाई? सारी चीजें स्पष्ट। कितने राज्यों से टच करता है, एक एक बात यहां पर स्पष्ट हो गई। उसके बाद भारत में 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं 3 देशों से लगती है भाई। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को इन्वॉल्व करके ये बात कर रही हैं। और ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है। तो पश्चिम बंगाल किस किस से टच करता है? बांग्लादेश से भी टच करता है, नेपाल से भी टच करता है और भूटान से भी। तो बांग्लादेश ऐसा राज्य है, सॉरी पश्चिम बंगाल, जो 3 देशों से सीमाएं साझा करता है। सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम भी कितने देशों से सीमाएं साझा करता है? 3 देशों से। लद्दाख क्या है? यूटी। तो लद्दाख चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देशों के साथ क्या करता है? सीमाएं साझा करता है। तो ये क्या हो गया? लद्दाख ऐसा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार, ये भी 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। उसके बाद भाई जो तटीय सीमा की लंबाई है, ठीक है भाई,
जो जलीय सीमा थी ना, मैंने आपको बता दिया कौन सी, स्थलीय सीमा की लंबाई पूरा टोटल जोड़ करके मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे तटीय सीमा की लंबाई। तटीय का मतलब क्या हो गया, जलीय सीमा। और जलीय सीमा में मैंने आपको बताया था कि गुजरात सबसे लंबी सीमा बनाता है और सबसे छोटी गोवा बनाता है। तो वो चीजें अभी आपके सामने स्पष्ट होगी, तो ध्यान से देखिएगा। टोटल देखो भाई कितने राज्य है, 7 राज्य और 2 यूटी। ठीक है, नोट कर लेना भाई, सॉरी यहां पर 9 राज्य है और बाकी के जो यूटी है वो क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है, ध्यान से देखिएगा, गुजरात। गुजरात, क्योंकि अंडमान एवं निकोबार क्या है, ये भी यूटी है, यहां पर मैं यूटी लिख देता हूं। लक्षद्वीप भी क्या है, यूटी है। पांडुचेरी क्या है, पांडिचेरी यूटी है। दमन एवं दीव क्या है, यूटी है। तो टोटल देखो 13 है, 13 में से क्या है, 4 यूटी है। तो तटीय सीमा कितने बना रहे हैं भाई, 9 तो राज्य प्लस 4 यूटी। समझ में आ गया भाई। अब इनका जोड़ करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सबसे ज्यादा बनाता बेटा गुजरात। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सा राज्य तटीय सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा बनाता है, तमिलनाडु। चौथे नंबर पर कौन सा बनाता है, महाराष्ट्र। पांचवें नंबर पर केरल। छठे नंबर पर ओडिशा। सातवें नंबर पर कर्नाटक। आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल। और सबसे कम कौन सा बनाता है, गोवा। कितनी, 118 किलोमीटर लंबी भाई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कितनी, 1962। सबसे कम पूछ लिया जाए तो दमन एवं दीव, कितनी, 10। और जब हम इन सभी का जोड़ करेंगे तो इन सभी का जोड़ कितना आ जाएगा भाई, इनका जोड़ आ जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो आपसे पूछ लिया जाए भाई, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी तटीय सीमा हो गई, 7516.6। किसको मिला के है ये, यूटी को मिलाकर। अगर राज्यों के हिसाब से पूछा जाए तो यूटी वाला घटा देंगे और वो 6100 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, सारी चीजें स्पष्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आई थिंक सारी चीजें समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद देखेंगे भाई करक रेखा के बारे में। तो आप सभी को पता है करक रेखा है वो भारत के बिल्कुल यहां से देखो गुजरती है। अब आपको एक एक राज्य बताएंगे वो कहां से गुजरती है। देखो करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती बेटा, 8 राज्यों से। और 8 राज्य में देखो कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने राज्यों से, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। यानी इन 8 राज्यों से गुजरती है। और सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है और सबसे न्यूनतम जो लंबाई है वो राजस्थान में। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ सिर्फ राजस्थान को तो टच करके जा रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां से, मध्य प्रदेश से। सबसे कम किससे, राजस्थान से। कितने राज्यों से गुजरी, 8 से। रांची बिल्कुल कर्क रेखा के समीप स्थित शहर है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो यहां तक सारी चीजें स्पष्ट भाई। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अपनी जो ट्रिक बनानी है, राम गमछा मित्र जो जैसी बनती है, जिसकी भी जो ट्रिक है वो बना लो भाई। ठीक है, मेरा काम था यहां पर चीजें बताना। उसके बाद कर्क रेखा के समीप जो स्थित शहर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारे कर्क रेखा के समीप शहर हैं जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसके लिए हमेशा तैयार रहें, अपडेट रहें, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्या है, कर्क रेखा के समीप शहर है। उसके बाद लंदन ग्रीनविच से गुजरने वाली जीरो देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा स्वीकार किया गया। इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। दुनिया के सभी देश ग्रीनविच मीन टाइम से अपनी
देशांतरीय दूरी के आधार पर अपना समय निर्धारित करते हैं। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने का फर्क है भाई? 5 घंटा और 30 मिनट का फर्क है भाई। और ये कैसे आया? 82.5 डिग्री के गुणा में 4 मिनट कर दो, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। ये इसका समय अंतराल है। भारतीय मानक रेखा है, इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है। और आपसे पूछा जा सकता कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से भाई। अब आप कहोगे कि ये कौन सी आ गई, तो ये आप लोगों को मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास भी किया था। जो ये वाली रेखा ना, ये वाली रेखा, ठीक है भाई, ये क्या है? ये है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। तो ये कितने राज्यों से गुजरती बेटा? ये गुजरती है 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई रेड क्लिफ रेखा क्या है। रेड क्लिफ रेखा क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। इस रेखा का नाम ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। रेडक्लिफ रेखा भारत के विभाजन के दौरान पंजाब और बंगाल प्रांतों के लिए 2 सीमा आयोगों द्वारा निर्धारित की गई थी। तो रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है बेटा? भारत पाकिस्तान। किसके नाम पर है? सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर। कब खींची गई? 1947 में। सीधा प्रश्न यहां से ऐसे पूछा जाएगा। उसके बाद पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर क्या है? काफी बार परीक्षा में पूछ लेते पीओके क्या है। तो वर्ष 1947 में देश आजाद होते ही पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर प्रांत के स्थानीय कबालियों की सहायता से आक्रमण करके पश्चिम कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। गिलगित बलातिस्तान या बलाटिस्तान का क्षेत्र पीओके के अंतर्गत आता है। ये काफी बार पूछ सकते हैं परीक्षा में भाई, पूछा भी गया है, तो नोट कर लेना भाई ये सारी चीजें। पीओके, पीओके क्या है? पश्चिमी पाक अधिकृत कश्मीर भाई। उसके बाद एलओसी, एलओसी क्या है भाई? नियंत्रण रेखा। एलओसी को क्या कहा गया है? नियंत्रण रेखा भाई। तो ध्यान से देखिए, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों और पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य यथास्थिति को दर्शाने वाली नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? एलओसी कहा जाता है। यह रेखा 1947 में पाकिस्तान द्वारा पीओके पर अवैध रूप से अधिकार करने के बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्कालीन नियंत्रण स्थिति पर खींची गई थी। दोनों देशों के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो एलओसी क्या है? नियंत्रण रेखा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल। समझ में आ गया भाई? ठीक है। एलओसी का सीमांकन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक किया गया है। और सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है भाई, वो नुब्रा घाटी के समीप है। ठीक है, तो किसके समीप है? ये नुब्रा घाटी के समीप। वो बाद में बताऊंगा मैं, जब ये प्रश्न आते हैं कई बार। इस रेखा की लंबाई 740 किलोमीटर है। पहले इसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता था। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ये क्या है? एलओसी। तो इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बता दी गई भाई। लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर सीज फायर लाइन। एलएसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो एलएसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच विवादित सीमा है। एलएसी का एक लंबा और जटिल इतिहास है, जो पिछले कई वर्षों में कई घटनाओं और वार्ताओं के माध्यम से आकर लेता रहता है। एलएसी की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। इस संघर्ष के दौरान चीन और भारत ने हिमालय क्षेत्र में नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। बाद में एलएसी को दोनों देशों के बीच विभाजन रेखा के रूप में चिन्हित किया गया, जिसमें चीन ने विवादित क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से पर और भारत ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा किया। पिछले कई सालों से एलएसी भारत और चीन के बीच सीमा पर कई बार बातचीत का विषय रहा। 1993 में दोनों देशों ने
एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सीमा के प्रबंधन और सशस्त्र झड़पों की रोकथाम के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। इसकी लेंथ जो है 4057 किलोमीटर है भाई। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे क्या है, इसको कहा गया एलएसी, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई रेखा है? भारत और चीन के बीच। सीधा प्रश्न यहां से आता भाई, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं 1914 में शिमला समझौते के तहत ये तय की गई थी भाई, ठीक है। ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर है। हेनरी मैकमोहन भारत की ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे। 890 किलोमीटर लंबी है। इस रेखा के पश्चिम में भूटान से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी फैली हुई है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर। तो ये मैकमोहन रेखा। उसके बाद जीरो लाइन रेखा, तो ये किस किस के बीच में है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है भाई, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य रेखा कहते हैं। यह 4096 किलोमीटर लंबी है, ठीक है भाई। क्या है? 4096 किलोमीटर लंबी है। तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई भाई। ये 0 डिग्री देशांतर पर है, ये काल्पनिक रेखा है और इसका इस्तेमाल सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन के लिए किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। इंडो बर्मा वेरियर, हेलो करो सभी को, चलो इनको पढ़ा दो, चलो अब बाय बाय कर दो। पापा को पढ़ाने दोगे ना? चलो चॉकलेट कहाँ खाएगा बताओ? आपके ताऊ जी वो लेके आए चमनप्राश, कैसे खाएगा? ओ शाबाश। चलो भाई अभी भागो मम्मा के पास जाओ, क्लास लेने दे बेटा। इंडो बर्मा बैरियर भाई, भारत और म्यांमार सीमा, भारत और म्यांमार यानी पूर्व बर्मा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। यह उत्तर में चीन के साथ त्रिबिंदु से दक्षिण में बांग्लादेश के साथ त्रिबिंदु तक फैली हुई है। तो ये क्या हो गई? इंडो ब्रह्मा बैरियर। सेवन सिस्टर्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन 7 राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं अन्य 6 राज्यों से मिलती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्यों को शामिल किया जाता है, लेकिन सिक्किम सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। तो नोट कर लेना भाई, ये शामिल नहीं है। और 7 कौन कौन से शामिल हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर्स में शामिल है। चिकन नेक के नाम से पूर्वोत्तर भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा होते हुए भी नेपाल एवं बांग्लादेश के मध्य एक संकरे भूखंड के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। इसे ही चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं भाई, ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ। फिर कुछ जल संधियां हैं भाई, तो वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल, तो ये सारी की सारी है भाई, ठीक है। इसमें से कोको चैनल या फिर डकन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री ग्रेट चैनल, पार्क स्ट्रेट, ये सारे पूछे जा सकते हैं। मन्नार की खाड़ी, तो ये जल संधि है और जहां पर स्थित है वो दे रखा कहां पर स्थित है। उसके बाद भाई अब हम देखेंगे जो 28 राज्य हैं भारत के। क्या है? 28 राज्य। इनकी स्थापना कब हुई, इनकी राजधानी क्या है और इनका क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश, स्थापना 1950 में, राजधानी लखनऊ और क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बिहार 1950 में, पटना राजधानी 94,163। असम 1950 में, दिसपुर राजधानी। ओडिशा 1950 में, भुवनेश्वर राजधानी। तमिलनाडु 1950 और 56 दोनों मिल सकता भाई, ठीक है। तो चेन्नई इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश, इसका 1953 और 56 दोनों मिल सकता है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो अमरावती इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश 1956 में, भोपाल इसकी राजधानी। केरल 1956 में, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी। कर्नाटक 1956 में, बेंगलुरु राजधानी। गुजरात 1960 में, गांधीनगर इसकी राजधानी। महाराष्ट्र 1960 में बना, मुंबई इसकी राजधानी। नागालैंड 1963 में बना, कोहिमा इसकी राजधानी। पंजाब 1966 या फिर 1947 भी मिलेगा भाई आपको, बहुत सारी जगह, ठीक है। तो 19, क्योंकि पहले से था पंजाब तो हरियाणा ही अलग हुआ था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट भाई। हरियाणा 1966 में बना, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश भाई 1971 में बना, शिमला इसकी राजधानी।
मणिपुर 1972 में बना, इम्फाल इसकी राजधानी। त्रिपुरा 1972 में बना, अगरतला इसकी राजधानी। सिक्किम 1975 में बना, गंगटोक इसकी राजधानी। गोवा 1987 में बना, पणजी इसकी राजधानी। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, ईटानगर इसकी राजधानी। मिजोरम 1987 में आइजोल इसकी राजधानी। छत्तीसगढ़ 2000 में बना, रायपुर इसकी राजधानी। झारखंड 2000 में बना, रांची इसकी राजधानी। उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को बना, देहरादून इसकी राजधानी। तेलंगाना 2014 में बना, हैदराबाद इसकी राजधानी। राजस्थान 1949 में जयपुर राजधानी। पश्चिम बंगाल 1950 में कोलकाता इसकी राजधानी। मेघालय 1972 में शिलांग इसकी राजधानी। तो आपसे पूछेंगे भाई क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्या हो गया, देखिएगा भाई राजस्थान का है 3,42,239। तो इसमें तो 3 लाख वाला एक भी नहीं है, ना इसमें 3 लाख वाला है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा भाई, राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। ठीक है भाई, सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो इसमें सबसे छोटा देखो कौन सा है भाई, इसमें सबसे छोटा है 3702। तो 3702 से नीचे देख लेते हैं कोई है क्या, तो 3702 से नीचे कोई भी नहीं है। तो सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो गोवा सबसे छोटा, सबसे छोटा राज्य। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कब किस ईयर में बना, राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्य 5 भारत के और 5 छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। छोटे राज्यों में देखेंगे तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो ये क्या है, जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े राज्य भारत के और 5 छोटे राज्य, जो सबसे छोटे राज्य और सबसे बड़े राज्य। तो ये थी भाई आज की कक्षा। जिस साथी को भी पीडीएफ चाहिए वो क्या करेगा, पीडीएफ के लिए भाई आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप क्या है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है 95 181 98 050 भाई, ये नंबर रहेगा, इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, आज की पीडीएफ दे दी जाएगी। या फिर आप क्या करोगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर, आप इसको ज्वाइन करेंगे, फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी, ना भी समझ में आए तो थोड़ा प्रयास अपनी तरफ से कीजिएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सकें। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, ज्योग्राफी मैंने आपकी जो फर्स्ट पीडीएफ थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, वो मैंने आप के टेलीग्राम चैनल में डाल दी थी, जिसमें मैंने सभी प्रकार की हाइपोथेसिस के बारे में बता रखा है। लाप्लास हाइपोथेसिस हो गई या फिर बिग बैंग, जिसको मैं हाइपोथेसिस ही कहूँगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं कह सकता, ये परिकल्पनाएं ही थी एक प्रकार से। तो फिर परिकल्पनाओं के बाद ही कुछ चीज़ें सिद्ध हुई तो उनको थ्योरी का नाम दे दिया गया। तो वो सब मैं करवा चुका हूँ। निहारिका के बारे में मैंने आपको बताया, लाप्लास और बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में बताया, सिंगल स्टार थ्योरी या हाइपोथेसिस, डुअल स्टार, सब चीज़ें आप लोगों को बता दी। पहली वाली पीडीएफ आप कवर कर लेना। उसके बाद दूसरी ये क्या थी भाई, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो ज्योग्राफी आपका लगभग पोर्शन शुरू हो चुका है, ऐसे ही हम रूटीन में पढ़ते रहेंगे, एक दिन मॉक टेस्ट करेंगे, एक दिन हम ज्योग्राफी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव अब आपसे विदा लेता हूँ। किसी भी साथी को, किसी भी साथी को सीईटी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप सीईटी एग्जाम की तैयारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। स्पेशल बैच भी चले हुए हैं, ठीक है, लगभग लगभग 6100 स्टूडेंट हमारे फ्री बैचेज में पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ स्पेशल बैच भी हैं जिसमें थोड़ा मोटा जो भी संभव है, क्योंकि उसका मैं आपको पता ही है, वो किताबों पर डोनेट कर देते हैं हम। आपको पता ही होगा भी ब्याणा खेड़ा के अंदर भी लगभग लगभग 14 किताबें, आपको पता है, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो एक किताब 200 रुपये से तो कम है नहीं। और अगर आप अच्छी अच्छी किताबें लेते हैं मैथ रीजनिंग की तो 300 रुपये से 350 रुपये से कम नहीं होती। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 3 से 4 हज़ार रुपये का एक सेट पड़ता है किताबों का। और अगर एक साल के अंदर 20 जगह भी अगर किताबें दी जाएं तो 80 हज़ार रुपए की किताबें हो गई। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती भाई, ऐसा लगता है किताबें तो ऐसे ही दे दी जाती हैं भाई, संभव नहीं है इतना ज़्यादा वो करना, लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं, लगे रहते हैं और कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी भाई। जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे,
हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब विदा लेने का समय आ चुका है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव अभी क्लास से टाटा बाय बाय राम राम। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट नीचे छोड़ देना, ज़रूर जवाब देंगे भाई। बाकी जो है आप लोगों के सामने है, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद भाई।